बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सेहत और तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं, इस चीज़ को तो समझ लीजिए। हमने बहुत से मटीरियलिस्टिक लाइफ हमारी हो चुकी है, एक भाग दौड़ लगी हुई है, ये भी ले लें ज़िंदगी में, ये भी ले लें, ये भी ले लें। बट एक चीज़ समझ लें, ये जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। और इस सेहत के लिए भाग दौड़ करेंगे तो आप ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। अभी स्मोक की वजह से हर कोई मुतासर नज़र आ रहा है। कल हमने आपको थोड़ी सी होम रेमेडीज़ भी शेयर की कि घर में कुछ आप कहवे बना लें, अदरक का कहवा बना लें, पुदीने का कहवा बना लें। अगर आपके गले में ख़राश हो रही है, शहद पानी, कुछ चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। बट अब वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, बच्चे जो बहुत छोटी एज के हैं, फिर वो अफराद जो कि 60+ हैं, उनको अगर बाहर आ जा रहे हैं, ज़्यादा उनका आना जाना है तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रही है। स्मोक की सूरत में एहतियात क्या करनी है, आपकी टेलीफोन कॉल्स हमने शामिल करनी है। आज के प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, तो हम चाह रहे थे कि बराह रास्त आप जो हैं डॉक्टर साहब से बात कर सकें, अपना मसला जो है वो डॉक्टर साहब से खुद शेयर कर सकें। सो अगर स्मोक से आप मुतासिर हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को मास्क पहने देखा, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल मास्क नहीं पहना हुआ, तो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए एहतियात करना। और अगर आपके बच्चे के साथ कोई मसला चल रहा है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं बच्चे की पहली गर्मी सर्दी में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर पहली दफ़ा सर्दी लग गई तो लग गई। अच्छा जी, इससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके बच्चे को सर्दियाँ शुरू होते ही चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या बड़ों को बार बार हो जाता है, तो इसके लिए अगर आप परेशान हैं आप तब भी कॉल कर सकते हैं। डेंगू बुखार बहुत सारे लोगों को हो रहा है। डेंगू की सूरत में क्या करना है, अब हम लगते हैं कि आदी हो गए हैं कोविड की तरह, तो घर में इलाज करना शुरू कर दिया। टेस्ट करा लिया तो आप घर में इलाज कर रहे हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं। अमूमी तासुर जो होता है वो यही होता है कि आप करीबी डॉक्टर के पास गए हैं तो बस आपने ड्रिप लगा दी है। नहीं जी, डेंगू बहुत खतरनाक है, तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे किस सूरत में क्या इलाज करवाया जा सकता है। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, स्मोक खतरनाक है? डेफिनेटली ख़तरनाक है। देखिए, पहले फॉग होती थी जब हम स्कूल जाते थे बचपन में, तो जब आलूदगी इतनी बढ़ी, एयर पोल्यूशन इतनी बढ़ गई, जिसमें सबसे पहले तो कार्बन पार्टिकल्स हैं जो गाड़ियों से, ट्रकों, बसों से निकलते हैं, ट्रेन से, क्योंकि हमने कभी गाड़ियों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो की नहीं। जब वो बिल्कुल छकड़ा हो जाती हैं तो हम फिर जाते, तो ज़ाहिर है वो अनकम्बस्टेड फ्यूल बाहर निकलता है जो सस्पेंड हो जाता है। आ गई वही फॉग, जो वेपर पार्टिकल थे जो इतनी हार्मफुल नहीं थी, वो स्मॉग बन गई। फिर उसमें डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा मुज़र से चीज़ें, यानी कि लेड, आर्सेनिक, इस किस्म की चीज़ें, और ये स्किन से अब्जॉर्ब होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ विजिबिलिटी कम करती है और एक्सीडेंट होते हैं, वो तो एक छोटा मामला है। बड़ा मामला ये है कि जब आप इतनी देर इन चीज़ों से एक्सपोज रहते हैं, आप उनको इनहेल भी करते हैं, आपकी आँखों से भी वो अब्जॉर्ब होता है, तो एक तो विजिबल चीज़ें हैं, स्किन वगैरह, वो तो चलें एक है ही है, एलर्जी हो जाती है आपको। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्रॉनिक ये है कि जब ये अब्जॉर्ब होती हैं तो ये हार्ट अटैक ज़्यादा करती हैं, फालिज ज़्यादा करती हैं, आपकी वेसल डैमेज करती हैं, और फिर ये कैंसर तक का मौजब बनती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मूज़ी चीज़ है जो हेल्थ के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो, या जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में, कि जो ज़रा उम्र रसीदा हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सारी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो इम्यून सिस्टम रखा है फ़ाइट करने का, इन एलर्जन से, इन इन्फेक्शन से, इन जरासीमों के जो इसमें ट्रैप हुए होते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ाल है। लेकिन उसको फ़ाल रखना भी मेरा, आपका और तमाम आपके देखने सुनने वालों का, इस नेमत को फ़ाल रखना ज़रूरी है। और फ़ाल हमारे पाकिस्तान में वो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हमें छोटी सी बीमारी लगती है और वो डेथ हो जाती है बंदे की। उसकी वजह यह है कि हम खाने के वक्त सोचते नहीं हैं। वज़न पाकिस्तान में, मेरी अपनी तहकीक है लाहौर की, कि स्कूल के बच्चों में, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, हायर सोशल क्लास और लोअर सोशल क्लास दोनों में, 50% बच्चे या ओवरवेट हैं या ओबीस है। अच्छा, जब आप अडल्ट को देखते हैं वो भी कोई कम नहीं है, वो भी 50। और लोग
अगर आप पतले होने की कोशिश करते हैं तो लोगों आपको बोर्ड लगाना पड़ता है मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई कहता है बीमार हो गए हो, बीमार हो गए हो। मतलब हम समझते हैं कि मोटा बंदा ही सेहतमंद हो सकता है। बट डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू से, आजकल पतले होने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी वाला, वो एक और कहानी है। बहुत नॉन आई टोटली, वो तो मतलब देखें, जब आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरे के बगैर लाखों रुपए की दवाइयाँ लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ फैशन समझ के कि फलाना एक्टर लगा रहा है, फलाना Exactly. एक्टर, तो वो तो फिर ये कुछ होगा, तो फिर वो रीगेन भी वो उतनी जल्दी होगा। वज़न कम करना मकसद नहीं है, फिटनेस मकसद है, ठीक है। फिर वी आर वेरी लेजी नेशन। अव्वल तो लाहौर में मुझे और स्मॉग में मुझे तो कहते हुए भी लोगों को डर आता है जी पैदल चला करें। वो कहते हैं किधर चलें, फुटपाथ तो है कोई नहीं, हमारे सारे इंक्रोच्ड हैं, और कोई किसी को रिक्शा मार जाता है, किसी को साइकिल मोटरसाइकिल वाला टांगों में मार जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने मुझे कहा था, मैंने किया, तो देखें क्या हो। तो हमारे जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर आप मैं किसी पार्क में आप जाएं, बड़े बड़े पार्क हैं 2-4 जी, तो उधर जो ईटरीज होती हैं ना, जो ठेले लगे हैं, जो वो सब वो चीज़ें बेच रहे हैं जो इंतहाई मुज़रे सेहत हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल आप मतलब उसके ऊपर हम ये समझते हैं, पाकिस्तान में एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि ये जो डाइट है, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट कोला, फलाना फलाना, कि ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये बिलीव मी, अगर कोई मोटा है, अगर उसने सेहतमंद रहना है तो वो डाइट से जान छुड़ा लें। बेशक ऑर्डनरी कोक या जो भी उससे फिर भी बेहतर है, क्योंकि जो वो करती है ना, वो आपके इंटेस्टाइन्स को तबाह कर देती है और अल्टीमेटली आपका मोटापा भी बढ़ता है और आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ये, क्योंकि आपकी लीकेज होनी शुरू हो जाती है। आपके माइक्रोबियोम्स जो अल्लाह ने आपका अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है इंटेस्टाइन के, वो विटामिन्स भी बनाते हैं और आपकी प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हार्मफुल फूड से, वो आप खुद उसकी तबाही कर देते हैं इनके ज़रिए। फिर उसके बाद पानी जो अल्लाह ताला की नेमत है, उसको तो हम समझते ही नहीं है कि हमने पीना है। हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, डाइट को रंग बिरंगी चीज़ें डालेंगे, फिर ही कोई पीता है पानी। तो हालांकि पानी, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि वो बेचारे करें क्या। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप नलका खोलें और पानी पी लें, ये नहीं मुमकिन। कंटेमिनेटेड है सारा वाटर। एक तो एयर कंटेमिनेशन की बात करें, एक वाटर की। वाटर ज़्यादा मुज़रे सेहत है जी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सारे जरासीम, सारे पाइप फटे हुए हैं, मेंटेनेंस नहीं है जी। तो सारी दुनिया में पोर्टेबल वाटर होता है, बाथरूम का भी पानी खोल के पी लें, ठीक है, आपको कोई नहीं जरूरत। अब मिनरल वाटर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12%। तो 80% ने तो ये पानी पीते हैं मुज़रे सेहत। तो वो उधर से भी देखें, जो पानी एक अल्लाह की नेमत है, उसको भी हमने जहमत बना दी है कंटेमिनेट करके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको ये करना चाहिए कि चलें जिस तरह का भी पानी है उसको लें। उसके बाद वो जो हम कहते हैं वो फिर वो भी हकीकत कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे उनको उबाल लो, वो कहेंगे जी गैस ही नहीं आती। अब वो किस तरह उबाले? तो अगर वो लकड़ियाँ जलाएंगे या कोयला जलाएंगे तो और ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगी। बहरहाल दिस इज, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की बेइंतहा ज़रूरी। फिर उसके बाद ठंडा करके उस पानी को पी लें। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे ही नलका खोल के पानी पीना शुरू कर दें, आपको ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ हो जाएंगी। तो ये जो स्मॉग है, इसमें फिर उससे मेरा ख्याल है उससे एक बहुत बड़ा अंसर पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर में बहुत है कि हमारे लाहौर में हर दूसरे बंदे को 40 साल से उम्र को ब्लड प्रेशर है। उसको पता है नहीं पता, दवाई खा रहा है नहीं खा रहा, वो एक और मामला है। हर तीसरे फर्द को शुगर है। अब ये चीज़ें अगर कंट्रोल में वो नहीं रखेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम भी सत्यानाश होगा, आपका हार्ट भी डैमेज होता रहेगा, आपका फालिज का चांस बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो बहुत कॉमन हैं हमारे लाहौर में और पाकिस्तान में, उनको खुदारा आप कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर को इस मौसम में, ख़ासकर जब आप सर्दियों में एंटर हो, अगर आप एक गोली लेते थे ना गर्मियों में ब्लड प्रेशर का, तो आपको सर्दियों में 2 लेनी पड़ेंगी। अच्छा, ये नहीं समझें कि बढ़ जाता है ना ब्लड प्रेशर, और स्मॉग में तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी तरह आपकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो अपने मालिज से पूछ के अपने यूनिट्स बढ़ाएं। तो और फिर हम
मुर्गन चीज़ें बेइंतहा हमारी डाइट में, फैट बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। हम रोटी तो समझते हैं कि कोई चीज़ और खा भी ली ना, छोटा मोटा कोई चिकन पीस खा लिया तो उससे पूछते हैं रोटी कਦੋਂ मिलेगी। मतलब वो समझते हैं कि जो चपाती है उसके बगैर हो ही नहीं सकती रोटी, खाना कंप्लीट तो नहीं। ये देखिए मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों पे रोटी होती है। बाहर तो मैंने काम किया इतनी जगह पे, वहाँ रोटी कहाँ मिलती है, कहीं पता ही कोई नहीं रोटी का। बिल्कुल तो ऐसे इसी तरह चावल बहुत हैं हमारे, हम स्टेपल डाइट ही हमारी रोटी और चावल हैं। बिल्कुल। फिर और प्रोटीन्स हम बहुत कम लेते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा मेरे तो रोल मॉडल इस हिसाब से मेरे प्यारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके बारे में पढ़ें, आपको खुद समझ लग जाएगी कि वो एक आइडियल हेल्दी पर्सनैलिटी थे। थिन, लीन, खूबसूरत, अल्लाह मियाँ ने उनको जिस्म दिया, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया था वॉक एंड देन उनकी सुन्नत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इबादत बन जाएगी अगर ये भूख रख के कि खाएं, भूख इत्तेदाल रख के साथ, के जल्दी छोड़ दें, और लोगों को ज़्यादा खिलाते थे और ख़ुद कम खाते थे। इसी दैट अगर वो हमारी ज़िंदगियों में आ जाए चीज़ तो फिर मसला कोई नहीं होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि लोग भूल गए हैं, उन्होंने फेंक दिए होंगे मास्क, लेकिन नए मास्क ले लें। डॉक्टर साहब मास्क आपको बचाता है, इसका क्या रोल है? बाइक पे अगर लोग हैं, बच्चे जा रहे आपके हैं, जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं वो फिल्टर किसी हद तक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने कहा टोटके बताए, वो टोटके भी ठीक हैं अगर, लेकिन वो भी महंगे हैं। हर चीज़ जो डलती है, अदरक बता रहे हैं आपको, सुने बहुत महंगा है। तो कम से कम पानी से ही आप गरारे कर लें, पानी से ही आंखें धो लें। अगर अल्लाह ने आपको बिनाई पूरी दी है, हमारी तरह नहीं थोड़ा मजूर किया, तो आप ज़ीरो की ऐनक लगा लें। अच्छा, फिर भी आप लगा लें तो जी जी ज़रूर लगाएं, आपके बहुत 50-60% कम हो जाएगी। और अगर आप वज़ू 5 दफ़ा करते हैं, अल्लाह का हुक्म है नमाज़ पढ़ना, तो वज़ू ज़रूरी है कि ये भी नेमत है। वज़ू आप ज़रूर बार बार करें। लोग इसलिए बाथरूम में नहीं जाते कई दफ़ा, ओके जी मेरा वज़ू टूट जाएगा। भाई वज़ू टूट जाएगा तो दोबारा करोगे, उसका स्वाब फिर और ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो इसलिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे ना डरेंगे जी आपका वज़ू टूट जाएगा, आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ है, आपका किडनी से ये जो टॉक्सिन्स हैं ये फ्लश होंगे, जो आप अब जिसकी बात की है। और इसके बाद मेरा ख्याल है अगर वो नहाते एक दफ़ा हैं तो 2 दफ़ा नहा लें इस मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे लोग, बच्चे भी इवन डिफरेंट एलर्जी का शिकार होते हैं। मौसम चेंज होते ही छींकें आना, खांसी का शुरू हो जाना, आंखों से पानी बहना, तो ये मौसम यही वाला मौसम है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या करना है? बहुत सारे दमे के मरीज़ हैं, उनको क्या करना है? स्मॉग उनके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जो दमे के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के, जो हार्ट के मरीज़ हैं, या कैंसर के हमारे हैं भाई बहनें, या कोई डायलिसिस पे हैं, स्टीरॉइड्स पे हैं, कॉर्टिसोन पे, किसी वजह से भी, होना तो नहीं चाहिए लेकिन इधर आधा मुल्क कॉर्टिसोन खाता है, तो या आर्थराइटिस वगैरह है, ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं। तो अव्वल तो इन चीज़ों को आप, दवाइयों को जो इम्यूनिटी ख़राब करती हैं उनको कम से कम रखें या ना खाएं। आपका मालिक जी बता सकता है कि आप क्यों खा रहे हैं। तो लेकिन अगर आपकी ये चीज़ है और तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो आपको अभी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपको अक्टूबर में एक फ्लू शॉट ज़रूर लगवाना चाहिए था इन्फ्लुएंजा का। ये बच्चों बड़ों सबके लिए? जी, उसके डोज कम होती है बरल। और फिर आपको निमोकोकल वैक्सीन इनको खासकर बूढ़ों को ज़रूर लगाएं, निमोनिया की, ठीक है। तो एक हफ्ता पार्ट लगा लें, इंट्रामस्कुलर लगनी है। अभी भी लगवा सकते हैं? अभी भी लगवा लें, ना लगाने से तो बेहतर है, खासकर जो हमारे ज़ईफ़ लोग हैं और जिनको दमा है, जैसे आपने कहा, जिनको। डॉक्टर साहब ये वैक्सीन करती क्या है? आपके अंदर जाके आपको क्या बचा लेती है? बिल्कुल नहीं आप पे अटैक हो सकता? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं, एलर्जी को तो नहीं बचाएगी जो आपने मुझे कहा। देखें, एक सबसे जो बुरा रवैया है इस वक्त, जिसके गले में खराश है, थोड़ी सी उसको खांसी आई है, उसी वक्त वो खुद खा लेगा एंटीबायोटिक, या एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, या उसकी फूफी बता देगी, या उसके घर की सफाई वाली के जी मुझे भी हुई थी, मैंने ये खाई है, अभी खाई, या वो किसी स्टोर पे जाएंगे
तो हवाई अच्छा, चपली। ये बड़ा आम तासुर हो गया कि आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, हमें ये है तो फौरन आपको भी एंटीबायोटिक। देखिए, अगर आपने उनसे ही, वो बेचारे इस काबिल होते तो वो इधर बैठे होते और हम वहाँ बैठे होते। एग्जैक्टली। देखिए ना, देखें, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप ड्राइविंग पहले ही किसी को दे देंगे तो गाड़ी का क्या हाल होगा और अगले की भी ज़िंदगी ख़तरनाक होगी। तो ये अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चुन लिया है इस काम के लिए और उनको अल्लाह मियाँ ने अहलियत दी है। हम तो अपने आप को ठीक नहीं रख सकते, वो रखता है। बेशक। ज़िंदगी भी वही देता है, सेहत भी वही देता है, लेकिन उसका ज़रिया वो ज़रूर बनाता है अल्लाह ताला। ये फिर अगेन हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ने जो बीमारी की पैदा की है उसका शिफा पैदा किया है, फ्रॉम कैंसर टू ऑल जी। बेशक। लेकिन उसके लिए मुस्तनिद लोग भी अल्लाह ताला ने उनको इल्म भी दे दिया, इल्म भी अल्लाह ही देता है। तो उनके पास जाएं, खुदारा ऐसे खाम खा एंटीबायोटिक लेने से आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। आपका एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी सीरियस ड्रग्स आपको। और ये कानून है हमारा, ड्रग लॉ है पाकिस्तान का कि एंटीबायोटिक ना आप बेच सकते हैं ना आप ले सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन आप डॉक्टर साहब आसानी से मिल रही हैं हर जगह वही पर, तो आप जाके नाम तो, लें। और यहाँ तो है ना, जहर भी मिल रही है। आप जाएं, कोई दुनिया की दवाई आप कहें, आप एंटी कैंसर दवाई कह दें, उसको पता ही नहीं है कि ये एंटी कैंसर दवाई है। अब जो बेचने वाला है, कानून ये भी है हमारा कि हर फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए 24 घंटे। वो भी आपको तो यहाँ पे 10% फार्मेसियों पे शायद होगा। स्टेप पे आपके एक एक करके फार्मेसी नजर आ रही है और कहीं पे देखें, हमारी दवाइयाँ इस तरह बिकती हैं जैसे टिंडे और टमाटर बिकते हैं जी, ऐसे। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, आप जहर खरीद लें। और बिलीव मी, एंटीबायोटिक्स आर जहर नॉट ओनली फॉर देम। जब वो सीरियस बीमार होंगे कोई एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी उनके बचाने के लिए, क्योंकि वो आपने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने सारी रेजिस्टेंस कर दी। और वो अपने आप में नहीं करते, वो सारे इर्द गिर्द के लोगों में भी करते हैं। इस वक्त मेरी अपनी स्टडी है टाइफाइड की, कि पूरे पाकिस्तान की, कि जो 40% जो क्विनोलोन्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, ऊफ्लॉक्सासिलिन, जो बड़ी सीरियस दवाइयाँ हैं, जो अगर आप प्रेगनेंसी में लें तो बच्चों के हाथ पाँव के बगैर पैदा होते हैं, तो वो दवाइयों से 40% टाइफाइड के जरासीम पाकिस्तान में रेजिस्टेंट है। और इसके ऊपर कार्बिपेनम्स, जो बहुत ही सीरियस दवाइयाँ हैं, जो हम कैंसर समझ लें, अगर इतना बड़ा मर्ज होगा ना, उसको देते हैं बहुत। तो उसके साथ भी कोई 38% रेजिस्टेंस। तो हमारे अब ये हाल है कि हम टाइफाइड, आप देखते हैं, हमने आदत बना ली है ना। माजरत, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। हमारे साथ ही टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, तो ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। मैंने ये हमारा वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, किरण है हमारे साथ कॉलर, तो कॉल शामिल कर लेते हैं। किरण, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी किरण। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। किरण प्लीज टीवी की आवाज कम कर दें, आप सवाल नहीं ठीक से सुन पाएंगी। आप कॉल दोबारा कर लें जी, क्योंकि आप टीवी से आवाज़ सुन के फिर आप बात करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको स्मोक से कितनी एहतियात करनी है, बिल्कुल शुरू वाले दिनों में, और बाद में कितना मोहतात रहना है? उनको तो बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि उधर 2 ज़िंदगियों का सवाल है, एक का नहीं है। और ज़ाहिर है, मैंने जैसे आपको कहा कि स्मोक स्किन या उसकी जो उसके माँ के पेट में बच्ची है उसको तो नहीं अफेक्ट कर सकती, लेकिन जो अब्जॉर्ब हो जाती हैं स्मोक से, जो चीज़ें मैंने पहले भी बताई, जिसमें कोल है, लेड है, आर्सेनिक वगैरह है, वो बच्चे की जो नश्व नुमा पेट, माँ के पेट में, उसको बहुत हैम्पर करती है। सही। और बच्चे, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे को माँ तोहफ़ा दे सकती है, बेस्ट तोहफ़ा उसकी ज़िंदगी का, वो उस वक़्त है कि जब उसकी देखभाल माँ करे, वो पेट में हो, कि वक्त पे एंटीनेटल केयर कराए जाए। पाकिस्तान में मेरी एक स्टडी पब्लिश हुई थी +1 में, बहुत इम्पैक्ट, कि पंजाब जो सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट है भी और कहता भी है अपने आप को, एंटीनेटल केयर सिर्फ 30% औरतों को अवेलेबल है। आप यहाँ पे ना बैठ के देखें जहाँ आप बैठे हैं,
आप ज़रा 60 किलोमीटर इधर या इधर सही चले कह रहे जाएं हैं आप, बिल्कुल। तो उधर दाइयाँ और माइयाँ और क्वैक्स, अच्छा फिर सेकंड एंटीनेटल यानी कि वो तो रेगुलर होना चाहिए, सेकंड एंटीनेटल में सिर्फ 18% की है। तो उसका इम्पेक्ट क्या है, जब बच्चा की नशोनुमा प्रॉपर नहीं ना हो रही, तो वो जब 30 साल का होगा पैदा होने के बाद, तो उसको शुगर होने के चांसेस 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर के चांसेस कोई तकरीबन 7 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, कैंसर के चांसेस डबल हो जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जन्म लेती हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो माँ तोहफ़ा दे सकती है अपने बच्चे को, जो मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं है, और वो कुरान भी कहता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो दूध है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या है, दूध अव्वल तो पिलाएंगी नहीं, पिलाएंगी तो नाल बोतल दे दो, मेहनत नहीं करनी ना थोड़ी सी, तो मेहनत देखिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डॉक्टर साहब एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, इरफान सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अना इरफान अगेन। और मैं डॉक्टर साहब से भी मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन अब काफ़ी अर्सा से नहीं हुई। एक सवाल मेरे जहन में आया, हम डॉक्टर साहब मूवीज़ देखते हैं जिनमें कई बीमारियों का जिक्र होता है और उसके असरात बाद में मूवीज़ में दिखाते भी हैं, और हकीकत में मैंने ये देखा, क्योंकि मैंने आप ये देखे कि हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई, पहले वो चाइनीज़ लगी, फिर दूसरी फाइजर वगैरह की लगी, तो कुछ कंट्रीज में एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर बाई चांस मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो नाइजीरिया जाना था, येलो फीवर लगी। अब ये सारी जो वैक्सीन हैं मेरी बॉडी के अंदर है, और मैं ये मजाकन ये कहता था कि चाइनीज फोर्सेज भी दौड़ रही है, अमेरिकन फोर्सेज भी मेरे अंदर दौड़ रही हैं, अफ्रीकन फोर्सेज भी दौड़ रही हैं, तो इनका जाहिर है कोई ना कोई रद्द अमल होगा। और फिर मतलब अल्लाह ताला के पास है शफा, और बीमारी भी देता है, शफा भी देता है, बहुत भी देता है। मुझे GBS भी हो गया, और मैं ये अब 1.5 साल से सर्वाइव कर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फिजिकल थेरेपी चल रही है। अच्छा, कोविड की वैक्सीन हमने तो लगवा ली, और पता नहीं क्या वजह है कि बीमारी आई। दूसरी तरफ कुछ फैमिलीज में, मेरी लॉज हैं, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई कोविड की, वो दे वर नॉट कन्विंस्ड के वैक्सीन लगवानी चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेडिकली इसके पीछे क्या लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो खासतौर पे जो मूवीज़ की मैंने बात की, आप पुरानी मूवीज़ देखें, इन सारों में ये बीमारियों का जिक्र है और उसके असर दिखाए जाते हैं, और वही दुनिया में हो रहा है। जी इरफान साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपके बड़े अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरा ख्याल है मैं दुनिया के उन 10 लोगों में हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स पे, कोविड की वैक्सीन्स पे काम किया था। तकरीबन 9 वैक्सीन्स को मैंने ट्रायल्स किए थे और पब्लिश भी हुए, लांसेट में पब्लिश हुए, जो बहुत बड़ा जर्नल है, जो आमतौर पे हमारे पाकिस्तान से हार्डली को पब्लिकेशन। तो मेरा जो निचोड़ है, जो बॉटम लाइन है, फिर दूसरी वैक्सीन्स पे भी मेरी बहुत इंटरेस्ट है और बहुत काम किया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है, इसलिए यहाँ बनती नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविड की हो, चाहे हेपेटाइटिस बी की हो, चाहे वो इन्फ्लुएंज़ा की हो, चाहे निमोनिया की हो, चाहे हर्पीज़ की हो, कोई भी, चाहे डिप्थीरिया, टेटनस, जो EPI के हमारे हैं, कोई भी वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, स्टिमुलेट करती है बीमारियों से लड़ने की। उस बीमारी जिसकी वैक्सीन है वो तो करती है, लेकिन ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता रहता है। और जब हमें सवाल किया जाता था बड़ा कॉमन कि जी इधर इटली में शरह अमवात क्यों ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, तो उसकी एक फैक्टर मैं उस वक़्त भी कहता था कि हमारा EPI प्रोग्राम है, कि हमारे बच्चे जो आज से 20 साल में पैदा हुए हैं, 20-25 साल में, उनको वैक्सीनेशन 90% माओं ने कराई हुई है, जो DPT और सारी जो लगती हैं बचपन में, जो हमारा हिफाजती टीकों का, हिफाजती टीकों का वो निज़ाम है। तो इसलिए, और जहाँ तक आप कोविड का कह रहे हैं, देखें पाकिस्तान में सुपरस्टिशन बहुत है। हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है, हमें इन टोटकों पे और सोशल मीडिया पे बहुत यकीन है। हम तो उसको समझते हैं ये हरफ़े आखिर लिखा कह दिया है किसी ने, लेकिन सोशल मीडिया अब बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अवेयर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सनसनी भी प्रोड्यूस करता है, और उनका रोज़ी चलती ही इसी पे, उनको तभी ही वो उनकी रेटिंग बढ़ती है कि सनसनी फैलाएंगे।
तो खुदारा मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी वैक्सीन जब आपके पास आती है उससे बहुत पहले उसका लेबॉरेटरी में एनालिसिस होता है और फिर लेबॉरेटरी से एनिमल्स में होता है, मुख्तलिफ जानवरों में, हम भी यही करते रहे हैं, और फिर वो चंद इंसानों में यूज़ होती है जिसको हम फेज़ 1 ट्रायल कहते हैं। ठीक है। उससे पास होती है तो फेज़ 2 में, जब आपके पास आती है तो फेज़ 6 ट्रायल 5 और 6 के दरमियान आती है पोस्ट मार्केटिंग। तो इसलिए एक रॉबस्ट सिस्टम को 10 साल पहले का, यस कोविड एक एक्सेप्शन थी जहाँ ये सारे फेजेस इकट्ठे हमें लागू हो गए थे, यानी गुड, क्योंकि हर मिनट बाद दुनिया में 50 बंदे मर रहे थे, तो इसलिए वहाँ वेट नहीं कर सकते थे कि जी 10 साल वेट करें फिर वैक्सीन आएगी। तो वो, और मैं समझता हूँ कि अगर वैक्सीन ना होती तो शायद कोविड की बहुत मोर्टेलिटी हुई, 2 करोड़ लोग मरे, शायद ये 10 करोड़ होते। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा, मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी प्रेडिक्शन है और ये आप कभी भी देखिएगा, ये मैं साइंटिफिक प्रेडिक्शन कहता हूँ, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं हूँ, कि अगर कोई आपके 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग मर रहे हैं दुनिया में, वो किसी एटॉमिक बम से नहीं मरेंगे, किसी दहशतगर्दी से नहीं मरेंगे, वो मरेंगे एक जरासीम की वजह से। तो ये आखिरी जरासीम नहीं था जिसने तहलका मचा दिया था, इसलिए उसका अब क्या करना है, तो बहुत खौफनाक उसका ये है कि आप अपने आप को फिट रखें, जो हम पहले भी कह चुके हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें। जब आपके, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आप उस चीज़ से निकल आए बीमारी से, वो इसलिए कि आपका लाइफस्टाइल, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं, तो लेकिन अच्छी बात है वैक्सीन्स भी लगवाते रहें। जब कोई वैक्सीन ईजाद होती है तो ज़रूर उसको लगाएं। ईजाद होने का मतलब है कि 10 साल पहले से उसका काम शुरू हुआ, प्रॉपर ट्रायल के बाद होती है। सैयद हसन साहब हैं हमारे साथ कॉल में, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका, ये जबरदस्त प्रोग्राम है कि आप इसे हाईलाइट कर रही हैं, और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और आपको भी अपने इज़्ज़ामान में रखे, आमीन। ये जितने लोग आजकल बारबेक्यू के स्टैंड पूरे लाहौर में, कैंट में खास तौर पर ये खोलते जा रहे हैं, और इसकी वजह से तमाम धुआं और गंदे ऑयल उड़ रहे हैं, मछलियां और ये फिश, सारा ये फ्राई तमाम पूरे कैंट में चल रहा है, और जगह जगह इन्होंने ये फास्ट फूड के खोल दिए गलियों में। उसकी जब मशीनें वो प्रेशर करती हैं तो गंदे ऑयल निकल के लोगों के घरों में धुआं और ये सब चीजें फैल रही हैं। तो इससे डॉक्टर साहब या आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो इन जब पब्लिक को समझ नहीं आएगी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मरियम साहब इस पर इतना फोकस कर रही हैं, उसके बावजूद ये लोग बात नहीं आ रहे। इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जितने बारबेक्यू वाले हैं, जितने गंदे तेल उड़ा रहे हैं, जितनी गंदी धुएं उड़ा रहे हैं, उससे बीमारियों का हसन साहब, आप बारबेक्यू या फिश वगैरह खाने नहीं जाते? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज तक कभी मैंने बाहर, क्योंकि हसन साहब मैं तो इन शॉप्स पे रश देख के परेशान हो जाती हूँ। मैं हैरान हो गई कि कोई कॉलर ऐसे भी हैं जो कि इन पे तनकीद कर रहे हैं। आजकल फिश वाली दुकान पे चले जाएं तो देखें कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, बारी नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल, और उसी से ये सारी बीमारियां जो है आगे बढ़ेंगी और ज्यादा नुकसान होगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पे डॉक्टर साहब से बात करते हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं, किरण है जी कॉलर जिन्होंने बात की थी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे किरण के सवाल के हवाले से? अच्छा जी, किरण कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, पहले वाले कॉलर पे मैं आना चाहती थी। जी किरण, बता दें जी क्या सवाल करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रही थी कि मेरी बेटी है 11 साल की, तो वो अब नॉर्मल है, तो वो ना बात कर सकती है और ना ही सुन सकती है, तो माशाल्लाह है भी 11 साल की। मैंने उसके काफ़ी इलाज भी करवाए हैं और उसको फिजियोथेरेपी, साइकेट्रिक के पास, सारे डॉक्टरों के पास लेके जाती हूँ, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अभी भी वैसी है 11 साल से, ना वो वॉशरूम में जा सकती है, खुद उसको पैम्पर वगैरह करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत मसला है, मैं ना कहीं आ जा सकती, उसको साथ भी नहीं लेके जा सकती। किरण, बड़ी परेशान हूँ। उसको प्रॉब्लम क्या है? कोई बीमारी है खास? अगर उसका नाम अगर आप बता सके तो डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। जी जी जी।
उसका नाम लाइबा अयूब है। नहीं नहीं नहीं, बच्ची को कोई बीमारी स्पेसिफिकली है तो वो मैं चाह रही हूँ वो भी आप बता दें। वो उसको बचपन में ना जब वो 1.5 साल की थी मिर्गी के अटैक आते थे, दौरे पड़ते थे, तो वो उसको 5 साल तक मिर्गी के दौरे पड़ते रहे हैं। उसको हम एपिलेप्सी को वो एपीवॉल सिरप ये सारी को करवाते रहे हैं, 5 साल तक उसको मेडिसिन देते रहे हैं। अब वो मिर्गी का शिकार नहीं है, अब उसको मिर्गी खत्म हो गई है, पर वो उसका दिमागी असर इतना है कि 1 साल के बच्चे जितना उसका दिमाग, वो बोलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझती। उसको नाश्ता खाना पीना। आप अभी कोई इलाज करवा रही हैं उसका या नहीं? अभी कुछ भी नहीं। पहले किरण ये बताएं कि आप और आपके मियाँ आपस में कजन्स हैं? जी 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 जी। देखें मेरे ठीक है, आपको डॉक्टर साहब ऑन एयर देखें आप कहाँ रहती हैं? लाहौर में? मैं लाहौर गाजी रोड। तो आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाए थे? जी जी, चिल्ड्रन में लेके गई हूँ। अच्छा, आप यूं करें ना, हम आपका नंबर होगा हमारे पास तो मैं आपको खुद फ़ोन करूंगा इसके बाद। तो जैसे अभी हमने पहले भी कहा कि अल्लाह ने अगर कोई बीमारी उसको दी है जो कि नमूसी बीमारी लगती है, क्योंकि ये उसको जाहिर है कि उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पा रहा, जो आप कह रही हैं कि वो पेशाब पखाने का नहीं बता पा रही, वो बाकी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो ये सिंड्रोमिक डेफनेस लगती है। और वो अक्सर क्योंकि पाकिस्तान में नमूसियत बहुत ज़्यादा है, जो कज़न मैरिजेज़ या जिसको हम कहते हैं कंसेंजुनस मैरिजेज़, वो तकरीबन हमारा अपना स्टडी है 50% है, तो KPK में 70-75% हैं। तो इसकी वजह से जब दोनों तरफ से आते हैं तो आपको भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि अब आइंदा अपने बच्चे पैदा करने हैं तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर नोवेल एंड रेयर डिजीज़, वो आपकी बेटी और आपकी फैमिली टाइप के जो बच्चे हैं होते हैं सिर्फ उनके लिए बनाई गई है। तो उसमें हम आपको पूरा तशखीश हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं कि बच्चे को क्योर हो जाएगा, लेकिन बच्ची डेफिनेटली बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। की तरफ चल तो जाएगी। आपका नंबर मैं ले लूँगा, तो थोड़ी देर में ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मैं आपको खुद कॉल करके फिर आपको बुला के हम सारे टेस्ट देखेंगे जो हुए हैं, जो नहीं हुए, आपके मियाँ साहब के क्रोमोसोम्स वगैरह के टेस्ट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आइंदा बच्चा पैदा करना है तो किस तरीके से सेहतमंद बच्चा पैदा करना है। चलिए तो जी, किरण डॉक्टर साहब आपसे रब्ता कर लेंगे, आपका नंबर हमने ले लिया है। सैयद हसन साहब बारबेक्यू की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बारबेक्यू का धुआं वो कैंट में, वैसे कैंट नहीं पूरे शहर में ही ऐसे ही है, जहाँ कहीं पे भी चले जाएं। नहीं, उन्होंने एक दो बड़ी पर्टिनेंट बातें की। एक तो उनकी पर्टिनेंट बात ये भी थी कि जो खुदाई वदाई हुई है जी जी, लाहौर में भी बहुत हुई है। मेरा ये ख्याल है कि हमें पता है कि अगले साल फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में स्मॉग होगी, अगले साल 2026-27 में। अल्लाह करे कोई मौज़ा हो तो नहीं हो, लेकिन अनलाइकली है जी। तो हम उस वक़्त हुकूमत कम अज़ कम ये कर दे कि उस वक़्त कंस्ट्रक्शन का काम मिनिमाइज़ कर दे। बिल्कुल, एमरजेंसी में करें, डेवलपमेंट करें, जो भी करना है, लेकिन उस वक़्त क्योंकि एक बहुत ज़्यादा गर्द उड़ती है, और सिर्फ ये इसका नहीं, ये डेंगू का भी सीज़न है, तो डेंगू के लिए भी जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, ये सबसे बड़ी अमाजगा है हमारे एडीज इजिप्शियाई की ब्रीडिंग की, जो मच्छर की, तो इसलिए ये एक बड़ा हैज़र्ड होता है। और नंबर 2 जो उन्होंने कहा कि जी बारबेक्यू और ये वो, डेफिनेटली वो अपना हिस्सा डाल रही हैं, लेकिन उस सबसे बड़ा हिस्सा डाल रही हैं आपकी व्हीकलर एमिशंस, चाहे वो बसें हैं, रिक्शाज हैं, ये उनको कंट्रोल करें। एंड आई एग्री, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वहाँ गाहक जाते हैं तो वो खुलती हैं ना दुकानें, कोई नुकसान पे तो नहीं खोलेगा, और वहाँ लाइनें लगी होती हैं, और हम लोग भी जाते हैं, आप वीकेंड पे देख लें। क्यों हम अपने घर में नहीं साफ सुथरे तरीके से वो चीज़ें बना सकते? बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ हमें चस्के की बात है ना जी। अनफॉर्चुनेटली बिलीव मी, इस मुल्क का नंबर 1 पहले 5 प्रॉब्लम्स में से चस्का है कि जी चस्का मतलब हमने वो चीज़ को, अगर मछली की अभी बात की आपने, अल्लाह ताला ने फ़िश में इतना शिफा रखा है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 5 फैटी एसिड रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वाइट प्रोटीन, लेकिन हमने उसको तबाह करके खाना है।
उसको ओवर कुक करना है, डीप फ्राई करना है, उसके ऊपर मैदा, फिर मैदा, और फिर मैदा मसालों के लिए और फिर मसाले और फिर, तो ये अल्टीमेटली आप जो अल्लाह मियाँ ने जिस्म दिया ना, ये पे फॉर, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे। जापान में कच्ची मछली खाते हैं, कच्चा गोश्त खाते हैं, एंड दे हैव यूज्ड टू इट। अगर पका के दें वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, उनका टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। तो अल्लाह ने इतनी अहलियत हमें दी है, बिलीव मी, कि अगर आप वो चीज़ें एंजॉय करनी शुरू कर दें जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, तो आप बाकी चीज़ों, चीनी है, चीनी वाइट पॉइजन है, हम क्यों सब्सिडी देते हैं? मुख्तलिफ हुकूमतें, ये हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतें सब्सिडी अरबों रुपए की देते हैं, जब हमें पता है पॉइजन है। हम गुर्बत तो नहीं खत्म कर सके, हुकूमतों ने सोचा कि गरीबी खत्म कर दें, तो मरेंगे ना वाइट पॉइजन देके, उसका एक भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है, नुकसान 1000 के करीब है। बुशरा हमें हमारे साथ है जी। बुशरा, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मैं सुबह उठते ही ना, मेरी एज 42 ईयर्स है, मैं सुबह उठते ही मुझे नाक से छींकें इतनी ज्यादा आती हैं और बिस्तर पे पड़े पड़े ही नाक से पानी बहने लग जाता है, और ऐसा आधा घंटा होता है और फिर खुद ही ठीक हो जाता है। अक्सर तो मैं एंटी एलर्जी खा लेती हूँ, रेजिक्स वगैरह, लेकिन मुझे कौन सी वैक्सीन करानी चाहिए जो मैं इस तकलीफ से मुझे जी ठीक है, थैंक यू जी डॉक्टर साहब। जी बुशरा बहन, ये आपको मुझे लगता है कि एलर्जी है, तो आप खा ही रही हैं एंटी एलर्जी। अगर वो नहीं है, बहुत सारी ऐसी दवाइयात आ गई हैं, मोंटेल्यूकास्ट वगैरह, जो अगर आप ये एलर्जी सीज़न जो आजकल है, हैवी सीज़न, कि उससे पहले खाएं तो वो प्रिवेंट कर सकती है आपके बहुत हद तक, ये एलर्जी ख़त्म हो सकती है। लेकिन घर में देखें कि धुआं कहाँ से आ रहा है, डस्ट कहाँ है, घर की, अगर हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर वो निस्फ़ ईमान हमारी ज़िंदगियों में आ जाए तो बहुत एलर्जन से बच जाएँ। अगर आपके घर में कबूतर, बतखें और ये रखा हुआ है तो वो भी कॉज कर सकती हैं, और अगर जानवर को रखे हुए हैं तो ये जो कैट्स वगैरह अगर आपने, तो इस किस्म की चीज़ें, घर की जो सफाई है वो कोशिश करें वेट सफाई करें, ड्राई डस्टिंग नहीं करें, और कारपेट्स नहीं लाएं घर में। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ आपके रात को सोने के वक्त इरिटेट कर रही है। हो सकता है कारपेट, वो आपके इरिटेट भी हो सकती है जो सुबह उठते आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कॉलर हैं जी जलाल साहब, सवाल कीजिए जलाल। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे भतीजे का मसला है, 10-11 साल एज है उसकी। जी मसला क्या? जल्दी जल्दी बताओ। वो पट्ठों का मसला है उसका सर, तो वो ना जब गिरता है तो उठ नहीं सकता और एड़ियाँ उठा कर चलता है। इसके बारे में एज क्या है उसकी? 10 से 11 साल है। 10 से 11 साल। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बक्कर से बात कर रहा हूँ। भक्कर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है उनको? कह रहे हैं कि उसको पट्ठों का मसला है, एड़ियाँ उठा के चलता है और अगर गिर जाए तो फिर उठ नहीं सकता। अगेन आपको आप चेकअप नहीं कराया उसने, आपने किसी हॉस्पिटल? जी चेकअप करवाया है, डॉक्टर सजाद का भी इलाज चल रहा है और कराया इलाज, लेकिन वो कहते हैं कि इसका दूसरा। तो तशखीस क्या हो पाई है उसकी? जी तस्वीर वही हो पाई, उन्होंने कहा है कि इसका दूसरा क्या ब्लड का मसला है, कमी है खून की। खून की अगर कमी है तो उसकी फिर खुराक बेहतर करनी चाहिए आपको। अगर उसको गोश्त दें, मुर्गी दें, अंडे दें और रोटी ना दें, क्योंकि वो खून की कमी पैदा करती है रोटी। आलू दे दें, चावल दे दें और उसको वर्जिश कराएं। और फिर भी अगर ठीक नहीं तो लाहौर ज़रूर ले आएँ उसको बक्खर में, तो मेरा नहीं ख्याल उसके जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह हो सकेगी। उसके जो वालिद और वालदा कज़न है आपस में, रिश्तेदार जी, मसाद है जी। कज़न है? जी कज़न है जी। एक बड़ी वजह है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बता देते हैं डॉक्टर साहब, इस पे हम एक अलहदा से प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको इनवाइट करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। हमने वाइंड अप की तरफ भी जाना है। बनता चला नहीं जा रहा, ये बन चुका है एंड स्टिल ये सिलसिला नहीं ना रुक रहा। अभी भी कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। देखें कज़न मैरिजेस
हों ज़रूर हों, लेकिन कम से कम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करा लें दोनों पार्टनर्स की। लेकिन वो कोई कराना नहीं चाहता। वो हम जब जाते हैं करने के लिए, कोई कज़न आपस में मैरिज होने लगती है, तो जो लड़की वाले हैं वो तो डंडे मारते हैं हमें, वो कहते हैं भाग जाओ, मुश्किल से तो शादी करने लगे हैं बच्ची के, तुम अब आ गए हो रोकने के लिए। तो इस तरह फिर वो मसाइल बनते हैं। बंदों का माइंड सेट देखें, ये अल्लाह की आजमाइश है कि एक बच्चा एब नॉर्मल, चाहे उसके मसल्स ख़राब हैं, चाहे वो पहले किरण के ने बताया कि वो समझ नहीं सकती, दिमागी तौर पे मजबूर है वो बच्ची। तो ये एक अल्लाह की आजमाइश है इन लोगों के लिए कि एक एब नॉर्मल बच्चे को, ज़ाहिर है एक नॉर्मल बच्चे को पालना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें कम है, लेकिन ये चीज़ें टोटली प्रिवेंटेबल है। अब देखें, 2 इस तरह के केसेस से दोनों से पूछा, दोनों ने कहा आपसे डॉक्टर साहब भी रब्ता कर लेंगे, आपने थोड़े से इसके लिए मोहतात है। कॉलर क्या है जी हमारे साथ, नाम बता दें। शाहजमान है जी लाहौर से, सवाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा सांस का मसला है कि यूं ही कोई सीजन शुरू होता है तो सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं। ये पिछले 8 से 10 साल से यूँ है। फिर मैं इनहेलर पे आ जाता हूँ 1-2 महीने। मैंने ये पूछना था कि ये सारी जिंदगी यूं ही रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं रहेगा। लेकिन आप सिगरेट पीते हैं? पीता था, मुझे 2 महीने हो गए, मैंने छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा किया है। अब आइंदा सोचें भी ना कि आप सिगरेट पिएं, और ये भी ना सोचें कि आप सिगरेट पीने वालों के पास भी ना बैठें, क्योंकि वो धुआं भी आप इनहेल करते हैं। और कोशिश करें, जैसे हम कह ही रहे थे, कि मास्क पहनें, गरारे करें, अपनी सेहत बेहतर करें। तो ये मेरा नहीं ख्याल के होगा, ये प्रॉबली आपके सिगरेट्स की वजह से था, लेकिन 2 महीने हुए हैं तो इससे साल तो लगेगा उसका असर ज़ाहिर रिकवर होते हुए। डॉक्टर साहब, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।